हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं आईवीएफ, सरोगेसी और स्पर्म बैंक। ये किन के लिए रहता है? ये उन कपल्स के लिए रहता है जो बच्चा प्लान कर रहे हैं लेकिन किसी कारण से बच्चा नहीं हो पा रहा है। अब हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में, क्यों नहीं हो पा रहा है वो भी समझेंगे, और ये तीनों टेक्निक्स कैसे हेल्प कर सकते हैं उन चाइल्डलेस कपल्स को एक बच्चा, उसका खुशी, उसका सुख पाने के चक्कर। तो ठीक है, अब यहां देखो, हम शुरू करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो अब देखो, देर आर सम कपल्स हु कुड नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब वो रीजंस विमेन में अलग होते हैं, मेल्स में अलग होते हैं। तो जल्दी से देखते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ विमेन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से उनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम देखो, इरेग्युलरिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा पिछला लेक्चर था, आपने देखा होगा, आपको समझा होगा कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होने वाला है। अब एक कपल जिसको बच्चा प्लान करना रहता है, वो ये इवेंट को नोट डाउन कर पाते हैं। मतलब कैसे होता है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग डे, दैट इज काउंटेड एज डे 1, तो वो काउंट करते हैं और उनको अंदाजा आ जाता है कि 14th डे कब आने वाला है। अब उनको ये पता है कि ओव्यूलेशन उस वक्त होगा, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा उसी वक्त रहने वाली है। हमने पिछले लेक्चर में ये भी समझा था कि ओवम वहां पे सिर्फ 24 आवर्स वेट करने वाला है। तो ओवम के रिलीज होने के 24 आवर्स के अंदर ही उस कपल को सेक्सुअली एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके ही बच्चा होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब ये तब तक सही बैठता है जब तक वो 28 डे का साइकिल है। फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेग्युलर भी हो सकता है। अब जब इरेग्युलर हो जाएगा तो सब गड़बड़ होने लग जाएगी। वो 14 डे कैलकुलेट, ओव्यूलेशन वाला डे कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा है कपल, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। फिर दूसरा क्या हो जाता है, डिफिकल्टी इन oocyte प्रोडक्शन। अगर ओवरी में किसी तरीके का डिफेक्ट है, डिफिकल्टी है, तो वो नहीं कर पाएंगे ओवम प्रोडक्शन प्रॉपरली, जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। तीसरा है ऑब्स्टेकल्स इन द ओविडक्ट। अब आपको पता है, देखो, कॉपुलेशन के वक्त स्पर्म यहाँ पे डिपॉजिट होता है, इजैक्युलेट होता है, फिर स्पर्म यहाँ ट्रैवल करता है, ओविडक्ट में से ट्रैवल करके यहाँ पे oocyte को फर्टिलाइज करता है। अब oocyte यहाँ पे है, स्पर्म यहाँ से आने वाला है, बट अगर रास्ते में ऐसे फाइबर्स है, किसी तरीके की अबनॉर्मेलिटी जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो गया है, तो स्पर्म ओवम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, जाइगोट बन ही नहीं पा रहा है, इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। डिफिकल्टी इन इम्प्लांटेशन इन द यूटरस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। स्पर्म आया, स्पर्म यहां गया, जाइगोट बना, जाइगोट यहां से डिवाइड होते होते एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो आके अपने आप को यहां इंप्लांट करना चाहता है, बट इस बार प्रॉब्लम है यूटरस के वॉल में, एंडोमेट्रियम में। वो इंप्लांट होने ही नहीं दे रहा है उस एम्ब्रियो को, और वो एम्ब्रियो गिर जाता है। दिस इज द रीजन फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज अबॉर्शन हम बोलते हैं, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स में, और ऐसी कई और प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से वो लेडी मां बन नहीं पा रही है। अब सिमिलरली हम लोग मेन में देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पहला वाला देखिए, एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमेन। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, दैट इज टेस्टी स्पर्म बना ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसको वो टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा स्पर्म बनाने का। तो सीमेन तो रिलीज हो रहा है। अब सीमेन में आपको पता है क्या होता है, स्पर्म होता है और 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन है। ये तीनों अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर टेस्टीज ही स्पर्म नहीं बना पा रहा है तो ये बच्चा नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम है स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म को मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में इजैकुलेट करके भी एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जिसके लिए भी उसको एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी प्रोवाइड होती है फ्रॉम द सिक्रीशंस ऑफ दोज एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब अगर वो सिक्रीशंस में कुछ कमी हो या प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है स्पर्म इजैकुलेट तो हुआ, लेकिन उसमें उतनी ताकत ही नहीं है कि वो ओवम तक पहुंच सके। तीसरा है अनोमलीज इन द स्पर्म। अब ये कई रीजन से हो सकता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, योर हैबिट्स, योर फिटनेस, एडिक्शंस, इनकी वजह से। आई नॉर्मली से 15 से 25 में जो आप करते हो, जो भी तरीके की लाइफस्टाइल आप जीते हो, उसका असर इस पे डायरेक्टली पड़ता है। ओके, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। दीज आर अ फ्यू रीजन, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मेन के नॉट गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, दैट इज वो स्पर्म ही नहीं है फर्टाइल इनफ है टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। अब इस लेक्चर का काम यह नहीं था कि डराना कि आप क्यों बच्चा नहीं पैदा कर पाओगे फ्यूचर में जाके। इसका लेक्चर का पर्पस था कि देखो, ये प्रॉब्लम्स होती है और इनका सोल्यूशन ढूंढा गया है, कुछ हद तक तो प्रॉब्लम सॉल्व की है, बट विद द हेल्प ऑफ दीज एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स। कौन से बोल रहे हैं? पहला वाला क्या है? आईवीएफ, राइट।
सेकेंड वाला सरोगेसी। अच्छा ये मॉर्फ्ड इमेज है, इतना छोटा नहीं पैदा होता, हम चूहे जितने पैदा नहीं होते, ओके। और तीसरा वाला है स्पर्म बैंक। सो दीज आर 3 कॉन्सेप्ट जो मैं आज आपके लेक्चर में कराने वाला हूं। ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो, बहुत मजेदार होने वाला है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स अ चाइल्डलेस कपल कैन हैव किड्स। पहला वाला कौन सा है? IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज इंटरनल, मतलब वो फीमेल बॉडी में ओविडक्ट में फर्टिलाइज होता है स्पर्म और ओवम। बट हमने जो पीछे प्रॉब्लम्स देखे उनमें अगर हम ऐसा बोले कि किसी कारण से वो फर्टिलाइजेशन ठीक से हो नहीं पा रहा है नेचुरल मेथड से, तो हम उसको आर्टिफिशियली लैब में करेंगे और उस टेक्निक को बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब यूनियन, स्पर्म और ओवम का जुड़ना। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी इन अ लैब, ओके, आर्टिफिशियली वी आर डूइंग दिस। सो हम क्या कर रहे हैं, देखो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ova, that is the female gamete, is fertilized with the help of sperms, but this does not take place inside the female body, it takes place in a laboratory that is outside the female body. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, अब देखो जाइगोट तो बनेगा, अब ये जाइगोट को हम लोग तुरंत नहीं डाल देते फीमेल बॉडी में, उस जाइगोट को थोड़ा डेवलप होने देते हैं, एम्ब्रियो दैट इज बॉल ऑफ सेल्स बनने देते हैं। सो यू विल सी दैट बॉल ऑफ सेल्स टेकिंग प्लेस। अब आफ्टर दिस इज डन, आफ्टर द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड, इसके आगे का प्रोसीजर हम नेचुरल करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या, हम इस एम्ब्रियो को बहुत केयरफुली फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। सो द फर्टिलाइज्ड एग दैट इज द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस ऑफ अ वुमेन, और यूट्रस में जब ये रिलीज होगा तो ये वही चीज करेगा जहां जो उसका नेचुरल तरीका है, विच इज इट विल गेट इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। अब आगे की प्रेगनेंसी जैसे नॉर्मल होती है वैसे ही होगी। हमने क्या किया, हमने सिर्फ वो फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट को बाहर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया, उसको नेचुरली होने नहीं दिया। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रिलीज होगा एंड इसका ऑब्वियसली इंटेंशन क्या है, एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। सबको आईवीएफ समझा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब व्हाट इफ वी से कि जब ये आईवीएफ किया, जो हस्बैंड और वाइफ है, जब वाइफ के यूट्रस में इसको आईवीएफ किया गया तो वो एम्ब्रियो जाके वहां इम्प्लांट नहीं हो पाया। मतलब हमको एक नई प्रॉब्लम पता चली कि यूटरस भी डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से ये लेडी बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। मतलब हम देख रहे हैं सम वुमेन हैव प्रॉब्लम्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ऐसे केस में हम मेडिसिन के थ्रू या तो कोशिश करेंगे कि यूट्राइन वॉल को बेटर कर सके ताकि वो प्रेगनेंसी होल्ड कर सके 9 मंथ्स, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हम हमारे सेकेंड टेक्निक पे जाएंगे, दैट इज दीज वुमेन कैन टेक द हेल्प ऑफ अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज सरोगेसी। आप देख सकते हो यहाँ पे एक और फीमेल वॉलंटियर को दिखाया गया है। सो हस्बैंड और वाइफ एक सरोगेट मदर का हेल्प लेंगे टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। अब ये कैसे होगा, देखो इसमें भी आईवीएफ पहले होगा ही, दैट इज ओवम हम फीमेल वाइफ के यूट्रस से, द वाइफ के ओवरी से हम एक ओवम आइसोलेट करेंगे, हस्बैंड के स्पर्म्स लिए जाएंगे और इनका फर्टिलाइजेशन हम लैब में कराएंगे। लेकिन हम क्या एक चीज बदलेंगे, वो जो आईवीएफ करने के बाद जो जाइगोट बना था, एम्ब्रियो बना था, उसको हमने इंजेक्ट किया था फीमेल यूट्रस में, वाइफ के यूट्रस में, राइट। अब क्योंकि हमको पता है वो यूट्रस होल्ड तो करने वाला नहीं है, तो हम उस फीमेल वॉलंटियर, उस सरोगेट मदर के यूट्रस में उसको इंजेक्ट कर देंगे। स्पर्म हस्बैंड का, ओवम वाइफ का, जाइगोट बना, लेकिन इसको प्रेगनेंसी संभालने के लिए हमने एक वॉलंटियर लाया। दिस इज सरोगेट मदर। सो इन दिस टेक्निक oocyte is collected from the ovary of the women, of the wife in this case, and sperm is collected from the husband. फिर फर्टिलाइजेशन भी हम वही करते हैं, इन विट्रो ही करते हैं, और फिर ये जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है, ये एम्ब्रियो बनने के बाद हम लोग इंजेक्ट करेंगे, बट यहां पे वो ट्विस्ट ला देते हैं, ये इम्प्लांट किया जाता है इन सम अदर वुमेन हैविंग अ नॉर्मल यूटरस। This woman is now called as a surrogate mother. मैंने दोनों एग्जाम्पल्स जो आपको डिस्कस किए उन दोनों में बायोलॉजिकली बच्चा तो हस्बैंड वाइफ का ही हुआ, क्योंकि स्पर्म और ओवम दोनों उनका ही यूज किया गया था, राइट। तो ये हो गया। अब अगर प्रॉब्लम मेल में होती है, मतलब मेल के बॉडी से जो इजैक्यूलेट होने वाला सीमेन है उसमें स्पर्म का काउंट में गड़बड़ है, या उसके अंदर कोई अनोमली या अबनॉर्मेलिटी है,
तब क्या किया जा सकता है, तब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा सकते हैं जिसको बोलते हैं स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक। अब ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क करता है सिमिलर टू ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में कैसे ब्लड पहले से रहता है, जिसको जरूरत होती है वो वहां जाता है और वो उसको प्रोक्योर करता है। तो यहाँ पे भी आफ्टर, अब ये कैसे होता है, स्पर्म बैंक सीमेन बैंक कैसे वर्क करेगा, इनके पास कुछ स्पर्म डोनर्स या सीमेन डोनर्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं जिनका पहले फिजिकल चेक किया जाता है और फिर उनको उनके जो स्पर्म काउंट है या क्वालिटी है उसको एनालाइज किया जाता है। वंस दैट इज अप्रूव्ड, दे आर सर्टिफाइड एज अ डोनर। अब इनके सीमेन सैंपल्स को लिक्विड नाइट्रोजन में या फ्रीजिंग कंडीशंस में स्टोर किया जाता है। सो द सीमेन इजैक्युलेटेड बाय दीज डिजायर्ड मेल, दैट इज द डोनर, इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन दीज स्पर्म बैंक्स। ठीक है, तो इनको स्टोर कर दिया जाता है। अब कोई चाइल्डलेस कपल है जिसमें पता है प्रॉब्लम किस में है, हस्बैंड में है, दैट इज स्पर्म्स के काउंट में है, तो जब ये लोग जाते हैं वहां पे तो यहां से oocyte ऑफ द वुमेन ऑफ द कंसर्न्ड कपल इज फर्टिलाइज्ड। अगेन आईवीएफ ही होगा, लेकिन इस बार हम स्पर्म यूज करेंगे डोनर का, हस्बैंड का नहीं यूज कर सकते। तो इट इज फर्टिलाइज्ड बाय द आईवीएफ टेक्निक एंड वी आर यूजिंग द सीमेन फ्रॉम द स्पर्म बैंक। सबको समझ में आया ये? तो ये पहला इंस्टेंस होगा। अच्छा, आईवीएफ हो गया, उसके बाद वो आपको पता ही है, उसको हम लोग रिलीज कर देंगे, उस वाइफ के यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी। ये एक केस है जहां पे आप बोल सकते हो कि वाइफ का ओवम तो यूज हुआ लेकिन हस्बैंड का स्पर्म नहीं यूज किया, स्पर्म हमने वो डोनर का यूज किया है। सबको समझा ये कॉन्सेप्ट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पर्म बैंक। इट इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ द वाइफ और नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। इसमें हम ध्यान रखते हैं नेम ऑफ द स्पर्म डोनर स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर द लॉ। मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी रिवील नहीं किया जाता है, एक प्रॉपर लीगल तरीके से, लीगल फ्रेमवर्क से किया जाता है। दीज आर नॉट इलीगल टेक्निक्स विच वी आर टॉकिंग, दीज आर ऑल लीगल टेक्निक्स। इनके अपने एक प्रोसीजर्स होते हैं सबके, आईवीएफ के, सरोगेसी के, स्पर्म बैंक के, हमको वो फॉलो करना पड़ता है एंड दैट चाइल्डलेस कपल कैन देन हैव अ चाइल्ड। सबको समझ में आया? आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये तीनों आंसर्स पूछे जा सकते हैं फॉर 2 मार्क्स ईच। तो अच्छे से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी द लास्ट फॉर दिस चैप्टर, और हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मैं आपको अगले लेक्चर में मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय।